बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मौजम शहबाज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट नकीब्स कंसल्टिंग। जिस तरह कि हमारा ये इनिशिएटिव है लाइव विद नकीब्स कंसल्टिंग, हम जो कोविड-19 की वजह से डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये उसका एक पार्ट है। मैं टीवी शो भी होस्ट करता हूँ और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने घर से बैठ के, अपने ड्राइंग रूम से बैठ के हम कभी टीवी शो होस्ट कर रहे होंगे या हम फेसबुक लाइव इस तरह से इतने सीरियस टॉपिक जो है उसको होस्ट कर रहे होंगे। बहुत से लोग इसको पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो स्केल इसका हमने मैग्नीट्यूड देखा है इन द पास्ट 3 वीक्स, वो एक, मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, पहले हमने कभी नहीं देखी। इसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये अभी भी ऑप्शन है या नेसेसिटी बन चुकी है, ये मैंडेटरी हो चुका है। इसके हमारे पास जो पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। शुएब खान साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ग्लोबल प्रैक्टिस लीडर हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस के एबिकस पे। और एबिकस इज अ लार्ज कंसल्टिंग फर्म, मुझे मेरे ख्याल में उसके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वी नो अबाउट एबिकस। असफर जमाल साहब हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं उनके साथ कंसल्टेंसीज में काम किया है। बल्कि अब अगर ये कहा जाए कि जो नेशन वाइड डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इंक्लूडिंग इजी पैसा, HBL, जैज़ कैश, नेशनल बैंक, तो इन्होंने उसको लीड किया है। यूसुफ हुसैन साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सीनियर पार्टनर हैं जमकर्व के, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इग्नाइट के, और इन्होंने पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। चलते हैं नाज़रीन अपने जो गेस्ट हैं आज के उनकी तरफ, और स्टार्टिंग विद यूसुफ साहब, आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को खुद लीड किया है पिछले चंद सालों में, और हमने आपके साथ टीवी शोज भी किए हैं और आप ये बात कहा करते थे कि ये जो पेस है वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है अभी भी जो रिक्वायर्ड है। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से ऐसी फिजा कायम हो गई, पॉजिटिव साइड इसकी अगर देखें, कि वो इदारे, वो लोग जिन्होंने कभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा नहीं था, या वो इस प्लान में थे कि आज से 5 साल या 10 साल बाद इसको देखेंगे, अभी उन्होंने दिनों के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन आए, क्योंकि डिजिटाइजेशन के बड़े फवायद हैं। इनमें एक है कि लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू लीकेज रोकना, बड़े से फवायद हैं। तो हमने ये देखा है कि अभी एवर सिंस ये कोविड का मसला खड़ा हुआ है, कि वो स्कूल हो, वो गवर्नमेंट हो, वो घराने हो, वो बिजनेसेस हो, वो डिजिटल जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। और जाहिर है हम कोविड की वजह से बड़ी नेगेटिव चीजें हैं कि हम मिल नहीं सक रहे, इसके बाद इसके अलावा अमवात कायम हुई हैं, अमवात हुई हैं। तो ये बड़ी नेगेटिव चीजें हैं, मगर पॉजिटिव चीज ये है कि डिजिटाइजेशन के हवाले से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, इंडिविजुअल्स के हवाले से, कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ रुझान अपना बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। शुएब साहब, आप भी आई थिंक फ्रॉम ओवर डेकेड आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी, ग्लोबली भी आपने कंसल्टेंसीज की हैं। आपका इस के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी मौज़म, एक बात तो साफ जाहिर है कि कोविड-19 से पहले की दुनिया और कोविड-19 के बाद की दुनिया बहुत मुख्तलिफ होगी। कोविड-19 अब आउटब्रेक एक अब ग्लोबल इवेंट बन चुका है और इसने दुनिया के तमाम इंसानों को अफेक्ट किया है। अभी मैं ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोविड-19 500 मिलियन के करीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे धकेल देगी। तो इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग और वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस हैं फॉर ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। और इसका इमीडिएट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई जो इस वबा पे काबू पा सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट लॉकडाउन की वजह से इनफैक्ट हमारी क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासर हुई है। जितना मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है या मेरा जितना महदूद नॉलेज है इस बारे में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद .com बबल आया, उसके बाद हम 2007-2009 की फाइनेंशियल रिसेशन से गुजरे, और अब कोविड-19 ने हमें एक ऑल टुगेदर नई दुनिया में धकेल दिया है। लेकिन कोविड-19 एक बहुत डिफरेंट इवेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इवेंट्स, क्योंकि आज से पहले के इवेंट्स हमने ग्रेट डिप्रेशन देखी, हमने ग्रेट रिसेशन देखी, बट कोविड-19 के बाद अब हम ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। जितनी
گورنمنٹ اینٹیز ہیں, جتنے بزنسز ہیں, وی بینگ انڈیویجولس, وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسفارم, بیکاز آج سے پہلے اتنا یونیک قسم کی کلیمٹی کبھی ہم نے اپنی لائف ٹائمز میں نہیں دیکھی. تو میں نے ایکچولی گارٹنر کی ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پبلش کی ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی ویلیو آف ڈیجیٹل چینلز, پروڈکٹس اینڈ آپریشنز از امیجیٹلی obvious to the companies everywhere right now. تو گارٹنر دنیا کی سب سے بڑی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کمپنی ہے, اینڈ اگر انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے تو ہم ساروں کو پتا. تو بیسیکلی ایون ان پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی وہ آرگنائزیشنز جو ڈیلی آپریشنز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی تھیں اور ڈیجیٹل بزنسز میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا یا لانگ ٹرم ریزیلینس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, آج سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینٹیز ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو کچھ ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 ہفتے میں, تو سلیک جو کہ ایک کولیبوریشن ٹول ہے, اس کی آپ دیکھ لیں سٹاکس کس طرح سے اوپر گئے ہیں. اس کے بعد زوم جو کہ ایک ڈیجیٹل کولیبوریشن ٹول ہے, اس کے سٹاکس کافی اوپر گئے ہیں. یہ ایک ڈیجیٹل بزنس تھا. دوسری طرف اگر ہم اور ڈیجیٹل بزنسز کی بات کریں, booking.com, ایکسپیڈیا, یہ بھی ایک ڈیجیٹل اکانومی میں پلے کر رہے تھے, بٹ ان کے سٹاکس بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں بیکاز دے ایکچولی کیم ڈاؤن ٹو زیرو ریونیوز. تو اس کے علاوہ اب ایک نئی ٹرم کوائن ہوئی ہے ان دنوں میں, اسٹے ایٹ ہوم اکانومی. اور آج بہت سے بزنسز اس اکانومی کی فاؤنڈیشن ہے جسٹ بیکاز کہ ان کی ڈیجیٹل ریڈینس تھی, رائٹ. اور وہ اب ان سارے بزنسز سے بہت بہتر تھے جنہوں نے ڈیجیٹل کے اوپر پاسٹ میں انویسٹ نہیں کیا تھا. تو ایک اسٹیٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت یہ بیسیکلی ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ کمپنی ہے, مجھے اس کا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, کہ 58% آف نالج ورکرز آر ناؤ ورکنگ ریموٹلی. 58%. ویئر ایز گارٹنر کہتا ہے کہ 54% آف HR لیڈرز تھنک کہ جو پور ٹیکنالوجی ہے یا انفراسٹرکچر, جو پور انفراسٹرکچر ہے, وہ ریموٹ ورکنگ کا کے لیے ایک بہت بڑا بیریئر ہے. تو وچ مینس کہ بہت ساری آرگنائزیشنس ابھی بھی ریڈی نہیں تھیں یا ریڈی نہیں ہیں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے. تو یہ آئی تھنک میرے پوائنٹ آف ویو سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن فاسٹ ٹریک ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ اب ایک نئی دنیا ہے, گورنمنٹس بڑے ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہی ہیں, بزنسز اپنے آپ کو, اپنے بزنس ماڈلز ری امیجن کر رہے ہیں, انڈیویجولس آر آلسو تھنکنگ کہ اگر ہم نے اپنی اسکلس کو اپ گریڈ نہیں کیا, مے بی وی ول بی ڈسرپٹیڈ ایز ویل. سو آئی تھنک کہ آفٹر ان اے نٹ شیل کہ گریٹ ڈپریشن اور گریٹ ریسیشن کے بعد ہم کووڈ-19 کے بعد ایک بہت بڑی ایک گریٹ ٹرانسفارمیشن دیکھنے جا رہے ہیں. دیٹس مائی brief. بالکل ٹھیک ہے شعیب, اس کا ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے اس کے اوپر. اس سے پہلے کہ ہم مزید کویشچن کی طرف جائیں, لیٹ اس ٹیک اوپینین آف اسفر ایز ویل. اسفر صاحب, آپ نے تو خود لیڈ کیا ہے اس ٹرانسفارمیشن کو بہت سے بینکس میں, ہمارے جو فن ٹیک انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ کیا یہی اسپیڈ آپ نے پہلے دیکھی جب آپ یہ سارا کام کر رہے تھے؟ دیکھیں, کنٹینیوئنگ فرام ویئر شعیب لیفٹ, ہر چیلنج کا ایک کے پیچھے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اینڈ ایز فار ایز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن از کنسرنڈ, اس کی کووڈ اس کے لیے ایک اپرچونٹی لے کے آ گیا ہے. اف یو سی لاسٹ, ہم ڈیجیٹل کے اندر لاسٹ 10-15 ایئر سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام 2009 ایزی پیسہ سے اسٹارٹ ہوئے. تو ہم نے یہی دیکھا کہ جی جہاں ایز پاکستان, اگر میں گلوبل اس سے ہٹ کے بات کروں, صرف اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں, تو یہاں پر جو نیڈ تھی اس کے اوپر لوگ پروڈکٹ کی اپٹیک ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ پہ ہوتی ہے. سیکنڈ چیز آپ کی جو آپ کا دیکھنے میں آئے, آپ کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے کی آپ کو جو چیز آرگنائزیشن کے اندر چاہیے, دیٹ از دا مائنڈ سیٹ. آرگنائزیشن کلچرل چینج آپ کو لانی پڑتی ہے اس کے لیے. آپ ابھی تک لاسٹ 10 ایئرز میں جتنی ایفرٹ ہوئی ہے اور اس کی جو سکسیس ریشو ابھی تک آئی ہے, اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹی آتی ہے بیکاز آف دا مائنڈ سیٹ. ڈیفیکلٹی آتی ہے جہاں لوگ اپٹیک نہیں کرتے. پاکستان کے اندر جو اپٹیک ہوتا ہے وہ سلو چلتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں. ابھی آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں, جہاں نیڈ ہوتی ہے لوگ اپٹیک کرتے ہیں. انیشیلی لوگ کہتے تھے جی اسمارٹ فون غریب آدمی, الٹریٹ آدمی یوز نہیں کرے گا. ونس اوبر اینڈ کریم کیم ان,
उन्होंने, चूंकि उनको उधर से इनकम मिल रही थी, उन्होंने उसको अब स्मार्टफोन्स की एप्स यूज करना शुरू कर दी, उन्हीं लोगों ने जिनका हम सोचते थे कि वो नहीं करते. सेम इज द केस ओवर हियर. अब आपको इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस प्लस एज वेल एज आपका जो कल्चरल आपकी डिफिकल्टीज थी कोविड की वजह से वो पुश हो जाएगी, और पुश होने से आपकी अब ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि अगर हम इसको सही माइंडसेट के साथ सही तरीके से एफर्ट करके इसको डिप्लॉय ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारी स्पीड डेफिनेटली तेज होगी इसके अंदर. बिल्कुल ठीक है. यूसुफ साहब, असफर साहब बात कर रहे थे कल्चर की, कल्चर चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए. पहले तो ऑफ कोर्स ये नहीं था, अब लोग इसके लिए रिसेप्टिव भी नहीं थे. मुझे शुएब के साथ मुझे पता है डिस्कशन होती है और वो डिफिकल्टी का अंदाजा है हम सबको. अब तीनों ने क्योंकि इसको फ्रंट उस पर लीड किया, लोग रेडी नहीं थे, कल्चर वाज नॉट देयर, और बड़ी मेहनत के साथ लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, पर्टिकुलरली उस एज को जो लीडरशिप पोजीशंस पे थी, लेकिन यूथ उसके लिए रिसेप्टिव थी. लेकिन इस सूरत हाल ने हम सबको इसके लिए रिसेप्टिव कर दिया है. इज इट ट्रू? और क्या इसके बाद जो कल्चर है आप समझते हैं कि उसके ऊपर हमें एफर्ट कम करनी पड़ेगी और कल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, या इसके लिए फिर कोई एफर्ट करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल में असफर और शुएब दोनों ने बड़ी अहम बातें की हैं. ना सिर्फ पाकिस्तान में, किसी मुल्क में, अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिका में मैं काफी अरसा रहा हूँ और प्रोजेक्ट्स वहां पे किए हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, एक कल्चरल गैप होता है. लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि कुछ जो लीडर्स होते हैं वो आगे का सोचते हैं कि दुनिया का रुझान किस तरफ है, मगर जो एम्प्लॉइज हैं उनको समझ नहीं आती, वो डे टू डे में लगे रहते हैं. इसी एग्जाम्पल को आप गवर्नमेंट में भी ले जा सकते हैं कि ऊपर के लोग जो भी सोच रहे हो, नीचे के लोग मतलब उनको समझ नहीं आती कि इसकी अहमियत है क्या. तो मेरे ख्याल में बिल्कुल, बाय द वे, पाकिस्तान में 2007 में गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी. ये जनरल मुशर्रफ का जमाना था, एक बड़ी डिटेल्ड वो लेके आई थी, मगर वंस अगेन क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी या इनर्शिया था, उससे ये चली नहीं. तो अभी एक सुनहरा मौका है कि क्योंकि सारे कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, बिजनेसेस कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, स्कूल्स कह रहे हैं कि यार हमने रिमोटली काम करना है, रिमोटली पेमेंट्स लेनी है, फूड डिलीवरी बिजनेस बूम कर रहा है, ई मार्केटिंग बिजनेस बूम कर रहा है, दराज बूम कर रहा है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, टेली हेल्थ, सेहत कहानी बूम कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में ये सुनहरी मौका है कि हम डिजिटाइजेशन करें, क्योंकि डिजिटाइजेशन से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़ी कम होती है, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है, पूरी मईशत को एक बड़ा बूस्ट मिलता है. मगर मेरे ख्याल में हमें आराम से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि डिजिटाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि वंस एक वबा टल जाती है, और इसको भी हम देख सकते हैं कि एक 3 स्टेजेस की वबा है. करंट लॉकडाउन है, फिर पोस्ट लॉकडाउन है, इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल में वैक्सीन एंटीडोट आ जाएगा एंड विल बी पोस्ट कोरोना. तो बड़ी आसानी से हम ये सबक जो है भूल भी जाते हैं. तो बड़ा जरूरी है कि राइट एट द टॉप, एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, ये एक कमिटमेंट हो कि अभी जो हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, इसको पीछे नहीं हटना चाहिए. और ये यूसुफ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन एक ऐड करना चाहूंगा कि दूसरे ममालिक जो हैं, डेवलप्ड नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर चुके थे, और जो उनमें कमियां रह गई थी उसको वो फास्ट पेस कर लेंगे. तो अगर हमारे जैसे मुल्क जो हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह लें या डेवलपिंग कंट्रीज कह लें, अगर ये अपने आप को अब भी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या हम उन कंट्रीज से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे? जी बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है. जो ममालिक डिजिटाइज करेंगे, जो अपना टॉप टैलेंट लेके आएंगे इन फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, वो जाहिर है आगे निकल जाएंगे. तो हमें पता है मसलन साइबर सिक्योरिटी अनदर एरिया है जहाँ पे 10 गुना ज्यादा अटैक शुरू हो गए, कि हमें अब अपने टॉप टैलेंट को इन एरियाज में ट्रेन करना है और ये चीजें फराहम करनी है मुल्क को और एक्सपोर्ट के लिए भी. तो बिल्कुल ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, मगर अगर हमने नहीं पकड़ी आगे और मवालिक आगे. हमारे दोस्त हैं मलिक मुदस्सिर साहब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक वंस वी पास द फेज कोविड-19 विल गेट लेजी अगेन? वही बात जो आप पहले फरमा रहे थे. एग्जैक्टली, वी वेल कुड गेट लेजी अगेन.
اسی سے میں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک نیشنل ریزالو ایک بات ہوتی ہے. مثلا چین نے جو ہمارے سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں, there is a matter of national resolve. اگر آپ میں ریزالو ہو تو پھر آپ سرٹن چیزیں کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہمیں ایز اے نیشن ریزالو ہو تو ہم بھی کر سکیں گے. اور اگر یہ ویکن ہو جائے, کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا جتنا اور ممالک میں ہوا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ کووڈ میں اگر ویکن ہو جائے تو پھر یس, پھر تو ہم کمزور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے شعیب, جب اس لیول پہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی, اور ہم ابھی آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے جس طرح سے آپ لوگوں کو اب خود اپروچ کرنا شروع کیا کہ ہمیں آئیں اور بتائیں اور کس طرح سے کرنا ہے, بڑی ایکٹیو ہو گئی گورنمنٹ, اور کچھ ہم نے ڈیسیژنس دیکھے انہوں نے بڑے کوئک کیے بھی ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ اس میس لیول پہ ٹرانسفارمیشن کریں گے تو کیا سیکورٹی تھریٹس جو ہیں وہ بھی نہیں بڑھیں گے, اور ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا, ہمارا ڈیفینس میکینزم کیا ہوگا؟ یہ آئی تھنک آپ نے بہت اہم کوشچن کیا ہے. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے جیو کے اوپر ایک نیوز دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے مینشن کیا کہ پاکستان میں سائبر تھریٹس 10x ہو گئے ہیں, یعنی کہ 10 گنا بڑھ گئے ہیں. جب آپ ڈیجیٹل اکانومی میں پلے کریں گے, اور ہر وہ آرگنائزیشن جو جس کی جو ڈیجیٹل اویئرنیس زیادہ نہیں ہے, یا ہر وہ انڈیویجول جس نے کبھی پہلے ورک فرام ہوم نہیں کیا, جب یہ سارے لوگ آرگنائزیشنس کے ڈیجیٹل ایسٹس کو ٹچ کر رہے ہوں گے فرام ون وے اینڈ ادر, تو ہوگا یہ کہ یہ اٹ ول بیکم اے ہیون فار دی ہیکرس. تو ہیکرس کے لیے یہ آئیڈیل موقع ہے کہ بیکاز ابھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے سائبر سیکورٹی کے اوپر, اسپیشلی ان پاکستان بہت کم اسپینڈ کیا ہے آرگنائزیشنز نے. ہسٹری کے سب سے بڑے ڈیٹا بریچز ہم نے 2019 اینڈ 2020 میں دیکھے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بیکم اے بگ چیلنج. اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ہم نے پرپوزلز ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. جو بزنسز ہیں وہ بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں, ناٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی, وہ سائبر سیکورٹی میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. دے میکنگ شیور کہ کسی قسم کے ان کے ڈیٹا بریچز نہ ہو. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ 2019 میں جو ہسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا ڈیٹا بریچ کا, وہ کیپٹل ون کا تھا ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس میں ہوا یہ تھا کہ 1,40,000 سوشل سیکورٹی نمبرز کمپرومائز ہوئے. اس کے بعد 80,000 لنکڈ بینک اکاؤنٹس, ان کا ڈیٹا کمپرومائز ہوا. اور جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بریچ ہوا کیسے, بیکاز ایک بینک ہے, اس نے وہ سارے سیکورٹی میئرز لیے ہوئے تھے, آف کورس ان کا اپنا ایک سائبر سیکورٹی کا بڑا سگنیفیکینٹ اسپینڈ ہے. دوسری طرف جو ان کے امپلائیز تھے وہ بھی پریشان تھے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے. جب اس کی فائنڈنگس آئیں, اٹس اے ویری فیمس ایشو, آپ اگر کوئی اس کو گوگل کرنا چاہے تو آپ پلیز کریں. تو انہیں پتا چلا کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ دنیا کی جو سب سے بڑی کلاؤڈ کمپیوٹنگ فرم ہے وہاں پہ اپنا ڈیٹا ہوسٹ کیا ہوا تھا. اور کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ہوسٹ کیا ہوا تھا, اس کمپنی کی امپلائی نے ایک لوپ ہول فائنڈ کیا جس سے وہ سسٹم کے اندر گئی, اور اس نے اس سسٹم کو نہ صرف ہیک کیا, اس کا ڈیٹا اسٹیل کیا, اور اس کو ایک گٹ ہب جو ایک اوپن سورس ایریا ہے وہاں پہ اس نے اس کو رکھ دیا. رائٹ, جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ تو اس آرگنائزیشن کی اپنی امپلائی نے کر دیا. تو اس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ کتنا بڑا ایشو تھا, کیونکہ انہیں تقریباً $150 ملین کی فائنینشیل ہٹ پڑی, ان کا ریپوٹیشنل لاس ہوا, ان کا کسٹمر کا کانفیڈنس شیک ہو گیا, اور انہیں ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اس معمولی بریچ کی وجہ سے. اور انہوں نے دین دے ریئلائزڈ کہ اب ہمیں انویسٹ کرنا ہے اس میں. پھر ہم جیسی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیپ اپ ہوئی, ہم نے پھر نئی ٹیکنالوجیز اور ٹولز کی مدد سے امپلائیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنا شروع کیا, ان کی ایک آتھرائزیشن میکانزم بنایا. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کی کوئی پارٹنر آرگنائزیشن ہے, اگر اس نے آنا ہے تو آپ اس کو پہلے اوتھینٹیکیٹ کریں, ملٹی فیکٹر آپ اوتھینٹیکیشن کریں, اس کے بعد سنگل سائن آنز انٹروڈیوس کرائے. پھر ہم نے ڈیٹا پریویسی جو آپ یورپین GDPR لاز ہیں ان کے ساتھ اگر انہوں نے کمپلائی کرنا ہے تو آپ ٹیکنالوجی کی ریڈینس ہونی چاہیے, آرگنائزیشن کی ریڈینس ہونی چاہیے. اس میں ہم نے آرگنائزیشنس کو کافی پریپیئر کیا. اور آج پاکستان میں تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا, ہمیں اتنی کوئی خاطر خواہ سکسیس نہیں ہوئی, بٹ
इन दी, बिकॉज हम ग्लोबली भी काफ़ी काम करते हैं, वहाँ पे बैंक्स, रिटेल कंपनीज वो बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को सीरियस ले रही हैं, क्योंकि डेटा प्रिवेसी और क्योंकि डेटा इज द बिग एसेट इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड दिस इज Exactly. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट डेटा. अब कोविड-19 की वजह से जब सारे उस डिजिटल एसेट को एक्सेस कर रहे हैं, आपके अपने एम्प्लॉइज कर रहे हैं, आपके वेंडर्स कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स कर रहे हैं, आपके डेवलपर्स कर रहे हैं, यू नेवर नो हुज black sheeps are always there, amongst the good sheeps, right? So वो आपके डिजिटल एसेट्स को हैक कर सकते हैं, उसका करेंगे। गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, बट आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें इसके ऊपर और मेक श्योर करें कि वो अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करें, अपने एम्प्लॉइज को ऑथेंटिकेट करें, अपने पार्टनर्स को ऑथराइज करें. तो यस, आई थिंक आई एग्री फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि साइबर सिक्योरिटी विल बी अ बिग चैलेंज, और पाकिस्तान में स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर बिल्कुल सकते ठीक है. असफर, मैं आपकी तरफ आता हूँ एक सवाल के साथ. ये मैंने लास्ट वीक भी शो किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन थे. जो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स कह लें या वो ऐसे लोग हमारी ऐसी सोसाइटी का पार्ट जो बिल्कुल रूरल एरियाज में रहते हैं या रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे आज भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो या ऑनलाइन बैंकिंग की बात हो या रिमोट वर्किंग की बात हो, उनके लिए कितना मुश्किल, कितना आसान है, उनके लिए हम क्या कर सकेंगे, क्या हमें करने की जरूरत होगी? देखिए, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड से आना पड़ेगा. नंबर वन तो ये है कि आपको सबसे पहले एवेल्युएट करने की जरूरत होती है कि आपकी 3G और 4G की पेनिट्रेशन इस वक्त कितनी पाकिस्तान में हो चुकी हुई है. इस ग्रेजुअली होती आ रही है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन देयर आर स्टिल एरियाज जहां नेटवर्क भी अभी अवेलेबल नहीं है. हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जहां स्पेशली G2P के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, कई जगहों पे अभी भी होता है कि हम वैसे तो कहते हैं कि जी हम नेटवर्क है और हम ट्रांजैक्शन वहां हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर हमें वहां कैंप साइट्स बनानी पड़ती हैं. तो वन, आपको नेटवर्क को असेस करना सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो उसको जरूरी होता है कि 3G और 4G का होना जरूरी है. सेकेंडली, इन बच्चों के जो यंगस्टर्स हैं जो रूरल एरियाज में इस वक्त हैं, यहाँ पर भी इनके लिए आपको इनकी जरूरत की चीज बिल्ड करने की जरूरत है. आप जो उनकी नीड्स हैं उनको पहले असेस करने की जरूरत है. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम चीज अर्बन में बैठे हुए हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग बैठे होते हैं, हम लोग अर्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें असेस करते हैं और उसको हम मार्केट में थ्रो कर देते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि एवरीबडी बोथ अर्बन रूरल हर कोई उसको यूज कर रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता. पाकिस्तान इज अ डिफिकल्ट टेरेन एक तरह से कह लें आप, क्योंकि एवरी 50 किलोमीटर्स आपके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, आपकी डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, आप कल्चर चेंज हो जाता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. इस तरह के डायनामिक्स के अंदर जो है आपको प्रोडक्ट जब आप बिल्ड करते हैं तो उसको असेस करना बहुत जरूरी है कि किसकी क्या नीड है उस, और वो यूज केस क्या बनता है. अगर आप यूज केस सही बनाएंगे तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, वो ऑटोमेटिक अपटेक हो जाता है उसका. अगर आप प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लें कि आप एक फार्मर के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि फार्मर को चाहिए क्या, कहाँ उसकी नीड है, किस चीज को ईज ऑफ बिजनेस उसके लिए किस तरह क्रिएट करेंगे आप. तो वो मैं इसमें ऐड कर दूं आपकी बात में कि अभी मैं एक कंपनी के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूं, तो उनके एम्प्लॉई हैं जो वेब डेवलपमेंट करते हैं, मुझे उनसे काम होता है. अब वो चला गया एक रिमोट एरिया में, एक रिमोट भी नहीं कहना चाहिए, रिमोट तो एक ऐसा इलाका होगा ना जहाँ बिल्कुल ही फैसिलिटीज नहीं होंगी, एक रूरल एरिया जहाँ पे बेसिक इंटरनेट है, लेकिन वहाँ वो स्पीड ऐसी नहीं है कि वहाँ से बैठ के जो हमें काम रिक्वायर्ड है वो फाइल डाउनलोड कर सके. या आज भी अगर आप देखें तो 4G क्या 3G भी हर जगह मौजूद नहीं है. आप थोड़ा सा बड़े शहरों से लेफ्ट राइट होते हैं तो हमें 2G बड़ी मुश्किल से मिलता है. तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? ये जब आप बात करते हैं टेलको से तो वो कहते हैं कि हमें इतना यूजर चाहिए उस एरिया में, हम किस तरह करेंगे? तो अब ओवरऑल क्या कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है टेलकोस के साथ मिलके कि हम ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट 3G 4G जो है वो एवरी इंच एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री अवेलेबल हो? देखिए, इसके अंदर एक तो 3G 4G के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं उसको, तो आपकी सबसे पहले जो आपको माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है कि जो सेल साइट्स हैं उसकी कॉस्ट टू द टेलकोस क्या पड़ रही थी. एक बहुत टाइम लगा टेलकोस को उस पॉइंट तक आते हुए. इट्स फ्यू इयर्स बैक तक हर कोई अपनी सेल साइट खुद लगा रहा था. ऑब्वियसली उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ
फर्दर पेनिट्रेशन आपकी बढ़ जाती है. अब आके कुछ ऐसे मॉडल्स बनना शुरू हुए हैं लास्ट कपल ऑफ इयर्स के अंदर कि जहां पर एक सेल साइट मल्टीपल टेलकोज को यूज करने का मॉडल बनता जा रहा है, और कई ऐसे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल साइट रिड्यूस हुई है फॉर ईच ऑफ द टेलको. जो ये इस स्टेप में फॉरवर्ड आप जाते जाएंगे, आपको पेनिट्रेशन आपकी बढ़ती जाएगी. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि आप, इट्स नॉट कि जी आपने पाकिस्तान के अंदर 200 300 100 बंदा है जो डिजिटल की डिसरप्शन करना चाह रहा है, पुश कर रहा है, या 4 ऑर्गेनाइजेशंस में बैठा हुआ है और वो उनको उसको पुश कर रहा है. इट्स द होलिस्टिक कल्चर जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है. देयर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड यूसुफ ने तो उसके ऊपर काफी इग्नाइट में होते हुए काम भी किया होगा काफी ज्यादा, क्योंकि मैं भी नेशनल बैंक में रहा था तो मुझे वो साइड काफी उसका एक्सपोजर मिला था कि जिसमें आपको गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज क्या कि आपको लॉज चेंज करने की जरूरत है अगर आपने एक्चुअल डिसरप्शन करनी है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है. अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, उन वो पीपीआरए के रूल्स के बगैर मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते. उनको आरएफपीज करने हैं, उनको उस प्रोसेस से गुजरना है. अब फॉर एग्जांपल जो शुरू में यूसुफ बात कर रहे थे कि ये जो आपकी कोविड के बाद एक लोग इस जब वंस कोविड ओवर हो जाता है तो एक सर्टेन टाइम तक आपके पास ये डिजिटल की एक अपॉर्चुनिटी है. इट्स नॉट द केस आप अगर 6 महीने साल अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो उसके बाद लोग अगेन विल गो बैक टू द ओरिजिनल मॉडल. वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं लोग, उसका कोविड का इंपैक्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने डिलीवर नहीं किया तो आप यू विल मिस दैट बस. और लेकिन इसको डिलीवर करने के लिए आपको सर्टेन लॉज, सर्टेन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सर्टेन अकाउंटिंग सिस्टम्स विद इन द गवर्नमेंट, इन सब का चेंज होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप ये अचीव नहीं कर सकेंगे और फिर वो टाइम गुजर जाएगा. यू विल मिस दैट. बिल्कुल ठीक है. यूसुफ साहब, जैसे हमने आपकी गाइडेंस के मुताबिक हमने पहले एग्री किया था कि अब हम जो शो है इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे. सो अब हम क्रॉस टॉक जो है वो कर सकते हैं. यूसुफ साहब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क द पैनल. अच्छा, थैंक यू. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं असफर की बातों का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बेसिकली तो एक पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. मसलन अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें, मसलन टोल प्लाजा पे करें, स्कूल की फीस, यूटिलिटी बिल्स ऑनलाइन दें, तो उस पे और ममालिक में हम देखते हैं कि इंसेंटिव देते हैं कि यू पे 4% लेस और 5% लेस. तो हमें ये जो इनिशिएटिव है इसको ग्रैब करना है इस वक्त. उसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे. There has to be a clarity. Now we know that there are various people in the government today जिनको इनका मैंडेट दिया गया है, और is that a conflicting mandate, उनको अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है करने के लिए, ये कुछ चीजें हमें देखनी है. मगर certainly I agree with the basic premise कि ये हमारे लिए एक मौका है, और जिस तरह गवर्नमेंट ने हैंडल किया ये क्राइसिस, वेरी पॉजिटिव, बड़ा अच्छा किया उन्होंने. और अभी इस पे बिल्ड करना है सक्सेस में, ताकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं और चीजों की तरफ भी जाएं. मसलन चाइना से लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कौन सी फिजिकल डिजिटल के अलावा वो कौन से फिजिकल गुड्स हैं जिनको हम ग्लोबल सप्लाई चेन में फ्राहम कर सकते हैं. तो ये हमें जरा देखना है. और अगर हम एट द टॉप लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अवेक हैं और हम ये सारा देख रहे हैं, तो हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना सकते हैं इन एरियाज में, whether that's artificial intelligence, whether that's cyber security, and whether that's special economic zones जो बने हैं. अगर हम प्लानिंग के साथ जाएं, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. अच्छा यूसुफ साहब, ये फातिमा रिजवी का एक क्वेश्चन आया था कि जो स्टार्टअप्स हैं इनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है, लेकिन स्टिल उनमें से बहुत से जो हैं स्टार्टअप्स, उनको राइट बजट नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं मिलते, और ये इस पेंडेमिक में वो सर्वाइव करना उनके लिए विदाउट दीज रिसोर्सेज एंड बजट मुश्किल होगा. तो इस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? मैं फातिमा को इनवाइट करूंगा कि गूगल करें, I2I वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ऑन द पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम. ठीक है. तकरीबन मेरे ख्याल में 6 महीने पहले ये रिपोर्ट निकली है. वहां पे 26 मेरे ख्याल में लिस्ट है
organizations की including Ignite, USAID, Fatma Ventures, Crescent Ventures, 47 Ventures, Samaya का जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है? तो अगर मेरे ख्याल में किसी का आइडिया स्ट्रांग है, वेटेड है, और फाउंडर्स, असल चीज आइडिया नहीं होता, फाउंडर्स होते हैं, और फाउंडर्स में वो है, तो एक बड़ी लिस्ट है वहां पे लोग जो इन्वेस्ट करने के तैयार हैं. उसके अलावा अगर कोई सॉलिड वो है, तो मैं भी कुछ इदारों से मुंसलिक हूँ, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है. आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फाउंडर स्ट्रांग होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं शुएब, असफर, यूसुफ साहब, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, जो इस वक्त आपने नोटिस किए हों, जिन्होंने इस पेंडेमिक, ये जो वेव आई तो इसके बाद वो बूस्ट किया उन्होंने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में? मेरा ख्याल में कि मैं इस पे जवाब दे देता हूँ. स्टार्टअप के ऊपर तो आई थिंक यूसुफ साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, असफर भी जवाब दे सकते हैं. बट आई थिंक अगर हम फार्मास्यूटिकल साइड पे देखें, तो आई थिंक बड़ी ये खुशाइंद बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को रिकग्नाइज किया है कि जो कोविड-19 में गवर्नमेंट के साथ मिल के इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस फार्मास्यूटिकल की अगर आप एग्जांपल लें, तो सेहत एक स्टार्टअप है, दवाई एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपकी मेडिसिन आपके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है. शिफा फॉर यू एक वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन है. इसके बाद मतलब आई वोंट कॉल दम स्टार्टअप्स, बट राइड शेयरिंग एप्स जो हैं which were meant for very different purpose are now also reimagining their business model. So I would also call them startups, because they are trying a very new and innovative things. They are delivering groceries at the doorsteps. So you talk about Baikia, you talk about Cream, you talk about Uber, DHL, Cheetah, TCS, Food Panda. So they are all playing a key role during COVID-19. इसके अलावा जो हमारे कुछ एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर्स हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स में जो प्ले कर रहे हैं, उसमें यू पैसा है, जैस कैश है, यूबीएल है, इजी पैसा है. सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर एक्चुअली हेल्पिंग इट. बट मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहता हूँ. यूसुफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ग्लोबली जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई है, उससे हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स बड़े मुतासर हुए हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं. जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको मास्क नहीं मिल रहे, ठीक है, उनको स्वाब्स नहीं मिल रहे थे जब कोरोना वायरस हुआ, क्योंकि सब कुछ तो बंद हो गया. चाइना गॉट डिस्ट्रप्टेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए, लोकली भी एंड इंटरनेशनली भी. लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने देखी, उनमें वो कंपनीज थी जो 3D प्रिंटिंग स्पेस में काम कर रही थी. मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि HP ने 3D प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज यूज करते हुए उन्होंने स्वॉब्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी. स्वॉब्स यूजुअली रिक्वायर फॉर टेस्टिंग. फिर आपने डाइसन की एक न्यूज़ देखी होगी जो सर्कुलेट कर रही थी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, कि उन्होंने 3D प्रिंटिंग यूज करते हुए दे हैव कम अप विद द वेंटिलेटर्स, राइट. फिर उसके बाद बर्टन एंड फैनेटिक्स एक कंपनी है जिन्होंने क्लोथ्स और प्रोटेक्टिव मास्क बनाए. तो आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजीज, हम 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते थे और हम कहते थे 3D प्रिंटिंग, तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि यार 3D प्रिंटिंग का क्या इस्तेमाल होगा और कब होगा, क्या चीज़ हम बनाएंगे. लेकिन कोविड-19 ने लोगों को ये चीज़ बता दी है कि जब सब बंद होगा तो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू कम अप विद समथिंग वेरी इनोवेटिव. तो आई थिंक कि जो इस किस्म की स्टार्टअप्स थी जो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी, उन्होंने सर्वाइव किया. दूसरा जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो इशू फेस हुआ कि अब हिस्ट्री में बड़ा एक यूनिक किस्म का इवेंट था और लोगों को पता नहीं था कि करना क्या है. जब आउटब्रेक हुआ कोरोना वायरस का, तो आप बिलीव करें कि मेरी एक्चुअली फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दे स्टॉप्ड गोइंग टू क्लिनिक्स बिकॉज उनको ये डर था कि कहीं हम इन्फेक्ट ना हो जाएं इस वायरस से. लोग हमारे पास चल के आए, एंड मोस्टली जो ENT स्पेशलिस्ट थे, दे गॉट वैनिश्ड कि अगर किसी को कोई खांसी है या नज़ला है या जुकाम है. लेकिन इस वक्त मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वॉशिंगटन में एक जो हॉस्पिटल था,
हाई टेक हॉस्पिटल, उन्होंने रोबोट्स यूज किए, जो रोबोट्स इक्विप्ड थे आईपैड के साथ पेशेंट रूम में। तो डॉक्टर जो थे वो क्या करते थे कि वो उन रोबोट्स को उस पेशेंट के पास भेजते थे, उससे वीडियो चैट करते थे, और उस रोबोट के हाथ में एक स्टेथोस्कोप भी होता था जिसको डॉक्टर गाइड करता था कि आप इसको यहाँ से चेक करें और इसको यहाँ से चेक करें। तो टेक्नोलॉजी देखें, टेली हेल्थ एंड रोबोटिक हेल्थ इवन इवन शुएब, हमने सेम रोबोट को हमने पेशेंट के रूम में फूड डिलीवर करते हुए देखा। ये आप चाइना की आप एग्जांपल दे रहे हैं कि चाइना में जब ये आउटब्रेक हुआ, सारे डरे हुए थे कि हम क्वारंटीन सेंटर्स में, और ये मैं आपको बड़े बावसूख जराए से ये बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स और इवन जो पैरामेडिक स्टाफ है या जो इवन क्लीनर्स हैं, वो वार्ड्स में जाते ही नहीं थे, वो नौकरियां छोड़ के चले जाते थे कि हमने ये काम नहीं कर, बिकॉज दे वर स्केयर्ड। अब यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल। चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक रोबोट बनाया, और उस रोबोट ऑलरेडी यू नो दे हैड टू प्रोग्राम इट अ बिट, वो हर रूम में जाके उस बंदे को ग्रीट करता था, उसको फूड देता था, फिर कलेक्ट करता था और वो आ जाता था। तो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड नाउ। इसी तरह आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यूएस की। सो माय सिस्टर लिव्स इन यूएस, उसने मुझे एक लाइव वीडियो बना के भेजी। जो बैंक्स हैं दे आर थिंकिंग यू नो आउट ऑफ द बॉक्स। अब लोग एटीएम्स पे नहीं जा रहे थे कि वहाँ पे बटन्स पे किसी का हाथ लगा होगा, कोई बायोमेट्रिक के ऊपर हाथ नहीं लगा रहा था। तो वहाँ पे मोस्टली बैंकों ने ड्राइव थ्रू एटीएम्स बना दिए, जहाँ पे आप यू जस्ट टेक योर कार और आप जस्ट यू नो फेशियल रिकग्निशन से आपको वो करते थे, या आप और आपको यू नो ट्रांजैक्शन अलाउ कर देते थे। सो दीज आर द थिंग्स दैट केम इनटू पावर। एक लास्ट जो टेक्नोलॉजी की मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब कोविड-19 हुआ, आप भी रिलेट करेंगे ऐसे, और मेरे जो बाकी कॉलीग्स बैठे हैं वो भी रिलेट करेंगे कि जैसे ही हमें पता चला कि कोरोना वायरस क्या होता है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की, तो बहुत सारे लोग जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम भी होता था, उन्हें ये लगता था कि शायद हमें कोरोना वायरस हो गया, और वो फर्स्ट थिंग दैट दे वुड डू इज़ कि वो फ़ोन उठाते थे और वो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन पे फ़ोन करते थे, या अपने डॉक्टर को फ़ोन करते थे, या हॉस्पिटल फ़ोन करते थे। उससे क्या हुआ कि आपके सिस्टम्स चोक होने शुरू हो गए। मतलब आप जस्ट इमेजिन, अगर 200 मिलियन में से आपके 30-40% लोग भी सिर्फ खांसी और जुकाम से डर के हेल्पलाइंस पे कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा? और लोगों को असिस्टेंस नहीं मिल रही थी, और लोग फ्रीक आउट हो रहे थे ज़्यादा कि ये हुआ क्या। फिर इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स थे, हमने उनके यूज़ केसेस इमर्ज होते हुए देखे, जिन्होंने पूरा वेट टाइम कॉल सेंटर्स का स्पीड अप कर दिया। तो यू नो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज और इवन इमर्जिंग कंट्रीज, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये डेवलप्ड कंट्री के यूज़ केसेस हैं या ये इमर्जिंग कंट्री के यूज़ केसेस हैं। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पैरालाइज हुई हुई है, राइट? इसके अलावा ह्यूमैनिटी एट लार्ज इज एट रिस्क। वहाँ पे भी डेवलप्ड कंट्रीज में भी ह्यूमंस हैं और इमर्जिंग कंट्रीज में भी ह्यूमंस हैं। इफ वी डोंट सर्व देम, यू नो वी शुड एक्सपेक्ट टू सी सम डेथ्स। तो हमें एट पार आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल सेट्स नहीं है, हमारे पास ब्रिलियंट स्टार्टअप्स हैं। बिल्कुल शुएब, यहाँ पे भी एक कमेंट आया, चाहूंगा कि उसको हम ऐड कर लें, और अब अपनी आंसर में कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनका क्या रोल बनता है, क्योंकि हमें लोकल R&D भी काफी ज्यादा चाहिए होगी। अभी हमारी यूनिवर्सिटीज के पास दो के वो फंडिंग उस तरह से नहीं है रिसर्च के लिए जितनी डेवलप्ड नेशंस के पास है, लेकिन हमें, आप क्या समझते हैं कि इसको लोकल R&D कितनी जरूरी हो गई है? देखिए, आई थिंक आई एम प्राउड टू टेल यू, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज जो कि हमारी एक कराची की यूनिवर्सिटी को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जो कि काम कर रही है इस पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। तो हम जस्ट इमेजिन कि आउट ऑफ 200+ कंट्रीज वी आर वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। दिस इज अ गुड न्यूज़। ये आपको एक चीज़ बताता है कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पैशन है, राइट, एंड हमारे पास वो सब वसाइल मौजूद हैं जो हमें एक यू नो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होके काम करने का मौका प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल है इसके ऊपर। यू नो हमारे जो रिसर्च, जो जितनी रिसर्चेज हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजी को एम्बेड करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डेटा सेट्स देखें। अब इट्स नॉट, देखें, अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो इफ़ दे आर PhDs एंड पोस्ट डॉक्स, दे कैन डू रिसर्च, बट जस्ट इमेजिन कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम एनालाइज थिंग्स।
ग्लोबली इतनी रिसर्च हो रही है, अगर आपने कोलैबोरेशन करनी है, देखिए आपको यू हैव टू कोलैबोरेट, आपको डिफरेंट जो लोग इस स्पेस में काम कर रहे हैं आपने उनके रिजल्ट्स भी देखने हैं, कहीं आप री इन्वेंट तो नहीं कर रहे. दैट Exactly, अगेन टेक्नोलॉजी प्लेज अ की रोल इन दैट. सो आई थिंक इवन एजुकेशन के स्टैंड पॉइंट से मेरी गुजारिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सबसे पहले तो ये है कि आप अपने इंटरनल प्रोसेसेस को डिजिटाइज करें, अपनी जो स्कूल की या यूनिवर्सिटीज़ की पेमेंट्स हैं उनको डिजिटाइज करें, और रिसर्च ज़रूर करें, लेकिन उस रिसर्च से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आप वो ठीक करें, और अपने आप को एटलीस्ट डिजिटल इकोनॉमी में रजिस्टर करें. आप अभी बिल्कुल तक ठीक है. कैश ट्रांजैक्शन होते हैं. जी असफर, आप क्या समझते हैं कि जब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको भी एक जैसा शेर फरमा रहे थे कि अपने जो पेमेंट मेथड्स हैं, बाकी मामला है उनको ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग या होम बेस्ड लर्निंग जो है वो अब कितनी सीरियस ली जाएगी? देखिए, कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है, एक तो ये कि आपको सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज नजर आएगा दैट इज होम एजुकेशन, जो इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में वैसे ही बहुत ज्यादा पिकअप करना शुरू हो गया था लास्ट फ्यू ईयर से. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन कनाडा के जिनके, और जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि बिकॉज ऑफ सर्टन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एजुकेशनल कंटेंट की वजह से उन्होंने बच्चों को होम एजुकेशन की तरफ मूव कर दिया. लेकिन अब कोविड इज समथिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि अभी फॉर पाकिस्तान में जून 1 को गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने बच्चे स्कूल भिजवाएं. हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चारों में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के बारे में थोड़े से फियर होगा हमारे दिमाग में. इफ यू असफर साहब, रिमेंबर एपी, अगर मेरे से पूछे ऑनेस्टली, तो हम लोग, मैं और मेरी वाइफ डिसीजन ले चुके हैं कि फॉर दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू सेंड आवर किड्स टू स्कूल. एब्सोल्युटली. आगे इफ यू रिमेंबर एपीएस जब हुआ था और उस वक्त वो टेररिज्म का जो इशू पाकिस्तान में चल रहा था, और उस वक्त जब वो एक फेज आया था जहां स्कूलों को बंद किया गया था, और उसके बाद जब खोलने की बात हुई कि जी अब बच्चे भिजवाएं आप, तो ऑल ऑफ अस वर, हमारे दिमागों में एक डर था कि हम आज भिजवाएं कि नहीं. बड़ी हिम्मत करके लोगों ने फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली भिजवाना शुरू किया. सो ऑनलाइन एजुकेशन तो अब इट्स अ गिवन कि इट्स गोना पिक अप, ये तो डेफिनेटली है. अभी पाकिस्तान में हम जहां बच्चों को स्कूलों में भिजवाते हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है. लेकिन वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, जो पिछले सवाल से आपके कनेक्टेड है, पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं, जो खातून ने भी क्वेश्चन किया था कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, मैं उस कोविड के अलावा मैं एक मशवरा मेरा है कि हमारे यहाँ हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर है पाकिस्तान का. पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम एसएमई बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमारी एसएमई जो है मोस्टली इज आउट ऑफ टैक्स नेटवर्क. लेकिन अब आप पाकिस्तान में अगर काउंट करने जाएं तो पाकिस्तान में टेलर कितना है, आप पाकिस्तान में इस तरह की हेयर ड्रेसर कितना है, आपका इस तरह की जो टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं जो दुकान फैले हुए हैं वो कितना है. और हमारी जितनी इनोवेशन हम कर रहे हैं, या डिजिटल के ऊपर हम जो एप्स वगैरह के ऊपर काम कर रही हैं, ये जो एंटिटीज हैं, फिनटेक्स हैं जो कर रहे हैं, वो इनको भूल दे जाते हैं. वो टॉप 10% के लिए काम करते हैं सिर्फ, या टॉप 5% के लिए काम करते हैं. असफर साहब, मेरे पास कोई डाटा तो नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, इसी तरह जब हम अपने गिर्द नजर दौड़ाते हैं, तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि आपकी 60-70% इकोनॉमी अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड है. और इससे और हम लोग उस सेगमेंट को हम कंसीडर भी नहीं करते हैं पॉलिसीज बनाते हुए, लेकिन अब करना पड़ेगा. हम कंसिडर भी नहीं करते, और हमें उसके वॉल्यूम का आइडिया भी नहीं है कि अगर हम उसको फोकस करें, उनके लिए डिजिटल चीजें डेवलप करें, वो उन लोगों का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. हमारे यहाँ लोगों का वो वाले काम जो है, हेयर ड्रेसर के पास जाना, टेलर के पास जाना, इस तरह के जो काम है, ये उनका पार्ट एंड पार्सल है. हम फोकस करना शुरू हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट ओनली पे, हम फोकस करना शुरू हो जाते हैं कि जी मोबाइल ऐप्स बना लो, मोबाइल अकाउंट बना लो, हम उस पर सिर्फ फोकस करते हैं. अब आप उसको अगर आप अपने यूनिवर्स को देखेंगे पाकिस्तान में, तो वो यूनिवर्स छोटा हो जाता है आपका. अगर आपने बड़े यूनिवर्स पे जाके ऐप करना को डिजिटाइज करना है, तो वो ये वाले एरिया एसएमई वाला है. इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केस में अब आके एक रियलाइजेशन आना शुरू हो रही है कि एसएमई रिक्वायर्स अ फोकस, और एसएमई को आपको उठाने की जरूरत है अगर आपने इस इकोनॉमी को बिल्ड करना है तो. और इट्स नॉट ओनली द लार्ज एंटिटीज, जो लार्ज इंडस्ट्रियल एंटिटीज हैं, उनको आप फोकस करें. आपको ये छोटी एंटिटीज को, पाकिस्तान का पहिया एक्चुअली इन्हीं से चलता है, और जिसको हम नॉर्मली हम पैरेलल इकोनॉमी कहना शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन द टैक्स नेट. सो दैट इज वेयर द फोकस इज रिक्वायर्ड. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही था यूसुफ साहब. टैक्स नेट में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से काफी अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं.
اور اس سے آئی تھنک ہمارے جو پرابلم ہے وہ بھی سالو کافی ہو سکتے ہیں اور آپ کی جو اکانومی ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو لوگوں کے پاس کوئی وہی بات ہے کہ کیا یہ آپشن ہے یا نیسیسٹی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو سرٹنلی ایک نیسیسٹی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک اس وقت ادھر کھڑا ہے معاشی طور پہ، اکنامکلی، تو ظاہر ہے کہ ہم بڑے بیہائنڈ ہیں اپنے ریجن ممالک سے بھی. تو ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی، تاکہ یہ سارے لوگ ٹیکس پے کریں اور پتہ چلے کہ ریونیو کیا ہے، یہ تو بڑا ضروری ہے. تو اور یہ ایک موقع ہے میرے خیال میں کہ یہ جیسے اسفر کہہ رہے تھے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے آر آل اینجلس، بڑے ایس ایم ایز ہیں جو ڈبل بک کیپنگ کرتے ہیں اور ٹیکس کے نیٹ پہ آنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں جگہ تھوڑا ایک چیلنج ہے، مگر یہ ہے کہ بالکل یہی موقع ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اور جیسے کہ ہم فزیکل ڈسٹینسنگ پہ کر رہے ہیں، I call it physical distancing rather than social distancing، جیسے ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو اسی طرح ابھی ہمیں جب پوسٹ لاک ڈاؤن پیریڈ میں جانا ہے اگلے 1.5 سال کے لیے، we have to have some kind of virtual lockdowns. We need to have some kind of the same kind of آپ کہیں کہ اسٹیٹ کا جو پاور ہے جو فزیکل لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، یہ ورچوئل لاک ڈاؤن میں ہونا ہے. whether it's cyber security، whether it is کہ آپ نے ٹیکس نیٹ پہ آنا ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہمیں یہ موقع استعمال کرنا ہے اور یہ اپرچونٹی استعمال کرنی ہے کہ ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ایک ارلیئر کوشچن تھا کہ اس وقت لوگ رورل پاکستان میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگنائٹ جو DigiSkills.pk پروگرام تھا، وہ گوادر سے لے کے کوٹلی، بلوچستان سے لے کے کشمیر، جنوبی پنجاب، انٹیریئر سندھ، ہر جگہ سے لوگوں نے ڈائل ان کیا ہے، لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے اور لوگوں نے ڈالرز کمائے، ٹھیک ہے نا، تھرو آؤٹ پاکستان. تو اس وقت اس قسم کا جو پروگرام ہے DigiSkills.pk تو اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کے لیے کہ آپ جہاں جس مرضی گاؤں میں ہو، بجلی نہ ہو، روڈ نہ ہو، مگر اگر آپ کے پاس 3G 4G ہے، جو کہ بائی دا وے یونیورسل سروس فنڈ ہے منسٹری آف IT کا، جس کا کام ہے کہ انڈر سروڈ ایریاز میں 3G 4G لے کے جائے، اور جہاں تک کہ میری انفارمیشن ہے 80% ملک اس میں کورڈ ہے اس وقت. تو لوگ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان میں ڈٹرمنیشن ہے، اگر ان میں بلیف ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے مواقع ان کے سامنے ہیں. وہ یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اور ڈالر کما سکتے ہیں پاکستان میں، کم از کم 80% پاکستان میں جہاں بھی. تھینک یو. تو یہ وضاحت صاحب کا بھی ایک کوشچن آیا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ ڈیپ پاکٹس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان کیسے لائے جا سکتے ہیں R&D سینٹر اسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن اس میں میرا ایک اور کوشچن بھی اس کے ساتھ ایڈ ہوگا، کیا اب انویسٹر جو ہے پوسٹ کووڈ وہ انٹرسٹڈ ہوگا دنیا کے مختلف کنٹریز میں انویسٹ کرنے میں؟ میں اس کے اوپر آپ کو کامنٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، آبویسلی جب دنیا میں ڈفرینٹ چیزیں بیکاز آف کووڈ انویسٹر کے لیے کم ہونا شروع ہو جائیں گی انویسٹ کرنے کی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو انویسٹر ہمیشہ دوسرے ملک میں جاتا ہے. آپ سمپلی ریل اسٹیٹ کی ایگزامپل لے لیں کہ ایک جگہ پر پک اپ ہو رہی ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کی پرائسز، تو انویسٹر وہاں آتا ہے، اور جب گرنا شروع ہوتی ہے وہ وہاں سے نکل کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. سیم از دا کیس ود اینی انڈسٹری. اسی طرح ہی کووڈ کی بیسس پر یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از ون آف دا ایریاز جس کے اوپر فوکس آئے گا. آپ کی ایجوکیشن کے اوپر، آپ کی ہیلتھ کے اوپر، آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کا فوکس آئے گا. اور دس از اے ویلڈ کوشچن اینڈ ویری گڈ کوشچن کہ آپ کس لحاظ سے آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اپ فرنٹ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کریں. گورنمنٹ آف پاکستان اس سائڈ پہ ایفرٹ کرے، اور اس کے اوپر اگر آپ R&D کا اس وقت اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے تو یو کین گیٹ دا انویسٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ 50 منٹس ہو گئے میں لائیو ہوئے، تو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. شعیب، وے فارورڈ 1 2 3 کیا کرنا پڑے گا؟ جی آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ
ओवरऑल डिस्कशन हुई है, यूसुफ ने और असफर ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं. आपने भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए. नहीं, थैंक यू सो मच. तो बेसिकली आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एट द सेम टाइम. इकोनॉमी से ज़्यादा आई एम वरीड अबाउट द ह्यूमैनिटी. मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी को ज़्यादा खतरा है. और इसकी जो ह्यूमैनिटी को खतरा है वो सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से खतरा नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से खतरा है. लैक ऑफ ट्रस्ट मीन्स कि ट्रस्टिंग ईच अदर. आई थिंक अगर हमने इफ वी हैव टू डिफीट दिस पेंडेमिक, हमें एक दूसरे को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा. लोगों को साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सिटीजन्स को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और तमाम कंट्रीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. और आई थिंक इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स वी नीड अ नेशनल लीडर, नेशनल हीरो. हमें एक लीडरशिप चाहिए जो कि इंश्योर करे रेजिलियंस को, कॉम्पिटेंस को और डिसिप्लिन को. This is the only way we can get out of this thing. And I think I would say one more time कि COVID-19 के बाद दुनिया एक नई दुनिया है. हमें उसके लिए रेडी होना है. ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है. और ये हमारे लिए अब लग्जरी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लोग इसको भूल जाएंगे. आगे एक और बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा है जो कि क्लाइमेट चेंज है, राइट. Exactly. वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. तो आई थिंक हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते. ये एक प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है. हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन की एग्जांपल्स थी, ग्रेट रिसेशन की एग्जांपल थी. अब आई थिंक आज से कुछ अरसे के बाद हम ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल्स दिया करेंगे. थैंक यू सो मच. मॉडर्न मैं इसको मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिस्कशन आई डिसएग्री विद शोएब ऑन दिस थिंग. अच्छा. तो इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ह्यूमैनिटी बहुत रेजिलिएंट है. हम इस मतलब कितने हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के ऊपर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट चीजें आई हैं, और ह्यूमैनिटी उसमें से हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी पिक करके दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड, और चीजें चेंज होती हैं और उसको अडेप्टेबिलिटी शो करती है और चीजें आगे जाती हैं. एक ये डिफरेंट डिस्कशन है कि ह्यूमैनिटी में से कौन लोग हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को सही अवेल करते हैं और कुछ लोग नहीं करते. लेकिन जो करते हैं वो दे बिकम द लीडर्स, दे बिकम द सक्सेसर्स. नंबर 2, इट्स आई अगेन ऑन दिस थिंग, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स. मेरी नजर में आपकी जो लीडरशिप से ज्यादा आपको एज इंडिविजुअल्स आपको चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है. as far as environment is concerned, as far as COVID is concerned, हर जगह पर लीडरशिप जाके लोगों को सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करा सकती. इट्स इम्पॉसिबल. इट्स अस जिनको, हम लोगों को ये काम करना है. एक एवरी सिंगल इंडिविजुअल को करना है. आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में जो काम वाले हैं उन तक को खुद कम्युनिकेट करें. टेल देम कि यूं करो. वी आर सीइंग दिस थिंग. अपने इर्द गिर्द जो थोड़े लिटरेसी में कम लोग हैं उनके केस में भी हम देखते हैं कि लोग एहतियात कर रहे हैं. लोग हमारे घर में, मेरे घर में कल इलेक्ट्रिशियन आया था, और वो इलेक्ट्रिशियन, उसने बाहर जूते उतारे, उसने बाहर हाथ धोए, उसने मास्क पहना हुआ था, हमने उसके ऊपर स्प्रे किया, वो सब एक्टिविटी से गुजर के वो अंदर आया. तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट. इट्स द ह्यूमैनिटी जो है ये मूव फॉरवर्ड कर जाएगी. आई डोंट थिंक सो कि कोविड हमें बहुत बड़ा कोई ऐसा इम्पैक्ट कर जाए कि जैसे डायनासोर्स को इम्पैक्ट कर दिया था, ऐसा हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने लगा इसकी वजह से. चले, ये होप भी बड़ी जरूरी है, और लीडर वही होता है जो होप देता है. यूसुफ साहब, आपकी नजदीक वे फॉरवर्ड क्या है? जी, मैं ये फील करता हूँ कि कोविड के कुछ मुस्बत और पॉजिटिव असरात भी हुए हैं. नंबर 1, हमें पता चला है कि कोई बिल गेट्स हो या मार्क जकरबर्ग हो या कोई मतलब किसान छोटा सा, ये वबा सबके लिए उतनी खतरनाक है. बराबर. किसी के पास अरब डॉलर भी हो, वो अगर एंजॉय ना कर सके, बाहर ना जा सके, कोई चीजें ना खरीद सके, फायदा क्या? ठीक है ना. सो दिस हैज बीन अ ग्रेट लेवलर. नंबर 1. नंबर 2, हमने ये देखा है कि हर कोई इसका एक्सपर्ट बना हुआ है. हर किसी की कोई ओपिनियन है, हालांकि हमें पता भी नहीं है ये वायरस है क्या, ये म्यूटेट कैसे कर रहा है, ये एयरबोर्न 18 घंटे रहता है, 3 घंटे रहता है, 6 फुट है. वी डोंट नो ऑल दिस येट. I mean, people were trying to be experts all the time.
So it was a great leveler in terms of intellect and money. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی مثبت اس کی امپیکٹ ہوگی لانگ ٹرم کہ ہمیں پوری جو ہیومن ریس ہے ہمارے ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کو لے کے جانا ہے. اگر ہم ان کو لے کے نہ جائیں تو ہم سب خطرے میں. یہ سب کو ایک میسج ملی ہے وہ جو بھی ہو. سو آئی تھنک دیٹس ویری پازیٹیو. اس کے علاوہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کافی یہاں پہ ڈیجیٹل اپرچونیٹیز بھی ہیں, بزنس اپرچونیٹیز بھی ہیں, ادر دین دا فنڈامنٹل پوائنٹ اباؤٹ بینگ بیٹر ہیومن بینگس. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ تشریف لائے, اور آئی تھنک آئی وڈ ایگری ود آل آف یو. اور جیسا یوسف صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ 1-1.5 سال کا پروسیس ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کل کو لاک ڈاؤن گورنمنٹ نرم کرتی ہے تو ہم باہر نکلیں اور جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کریں, اور بالکل جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے یا ہماری جو پریونشن ہے, پریونٹیو میجرز ہیں, ہم ان کو بالکل اگنور کر دیں. ایسا نہیں, اٹ از دس وائرس از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر فار سم سرٹن پیریڈ آف ٹائم. ہمیں اس دوران ہمیں جب تک ویکسین نہیں آ جاتی تب تک ہمیں جو پریونشن ہے اس کا خیال زیادہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں آج سے 1-2 ہفتے بعد, اور آلریڈی جب کل گورنمنٹ نے تھوڑا سا ریلیکس کیا تو ہم نے روڈس پہ دیکھا کہ لوگ بالکل اسی طرح نکل آئے. انفارچونیٹلی یہ ایک سچویشن ایسی ہے جو کام زیادہ خراب کر سکتی ہے. تو ہمیں جو اٹلی ہے, UK ہے, USA, وہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا, ان کی ایگزامپل سے لرن کرنا پڑے گا. اور یوسف صاحب کی بات سے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ یہ لیولر ہے. آپ نے دیکھا US جیسی کنٹری, اٹلی جیسی کنٹری, جہاں پہ لوگوں نے اس ایڈوائس کو نہیں فالو کیا, انہوں نے جو پریکاشنری میجرز تھے وہ نہیں لیے, انہوں نے پریونشن کی طرف خیال نہیں کیا, تو وہ بری طرح سفر ہوئے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے بچ جائیں گے. تو ہمیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تبھی ہوگی یا کوئی بھی ایڈوانسمنٹ تبھی ہوگی. اس پہ میں ایگری کروں گا ان کے ساتھ کہ شعیب کے ساتھ کہ ہیومینٹی فرسٹ, ہمیں پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم بچیں گے تو پھر باقی سارے معاملات ہوں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. یوسف صاحب, شعیب صاحب, اصفر صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اینڈ اٹس بین این آور کہ ہم اس ڈسکشن میں, اور مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا ٹی وی شو جب میں کرتا ہوں تو وہ 45 منٹس بعد پروڈیوسر بتا دیتا ہے کہ ٹائم جو ہے نا آپ کو ختم ہو گیا. تو یہاں ہم اپنی مرضی سے اس کو کلوز کر رہے ہیں. میرے لیے ٹرانسفارمیشن جو ہے بڑی پازیٹیو ہے. آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.